स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार कर लें तो बहुत सी शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सी चिंताओं से पिंड छूट सकता है और बहुत सी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। यह तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इससे अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक सिद्धांत की बात कहूंगा जिसके विषय में तर्क नहीं करूंगा, वरन आपके समक्ष सीधे सादे ढंग से उसके परिणाम को रख दूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में ठीक उन्हीं स्थितियों से गुजरता है जिनसे होकर संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ी है। अंतर केवल इतना ही है कि इस क्रिया में मानव जाति में सहस्रों वर्ष लगाए हैं और बालक कुछ ही वर्षों में सब स्थितियों को पार कर लेता है। बालक पहले प्राचीन जंगली मानव की दशा में रहता है और सुंदर सी तितली को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। बालक पहले ठीक उसी रूप में रहता है जिस रूप में उसके असंस्कृत पूर्व पुरुष प्राचीन काल में रहते थे। जैसे जैसे वह बढ़ता है, उसे भिन्न भिन्न स्थितियों को पार करता हुआ ही अपनी जाति की विकास दशा को प्राप्त करता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि वह शीघ्रता करता है। अब आप सारी मानव जाति को अथवा पशु, मानव तथा छोटे छोटे सभी जीवों को एक साथ ले लें तो आपको ज्ञात होगा कि सबका एक ही उद्देश्य है जिसकी ओर सभी दौड़ते चले जा रहे हैं। इसे हम पूर्णता कहें तो ठीक होगा। कुछ व्यक्ति, स्त्री या पुरुष पैदा होते हैं जो मानव के पूर्ण विकास के पूर्व निदर्शक होते हैं। बार बार जन्म लेकर धीरे धीरे उस पूर्णता की ओर पहुंचने के बजाय वे अपने जीवन के चंद वर्षों में ही मानो उस तक दौड़ जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम भी उन सभी स्थितियों की क्रियाओं को पूर्ण करने में शीघ्रता कर सकते हैं, पर यह तभी संभव है जब हम अपने प्रति सच्चे हों। संस्कृति और सभ्यता से अपरिचित कुछ व्यक्ति यदि एक द्वीप पर रख दिए जाए और उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह का आवश्यक प्रबंध कर दिया जाए तो वे धीरे धीरे बढ़कर संस्कृति के उच्च उच्च स्तरों पर पहुंचते रहेंगे। हम यह भी जानते हैं कि इस विकास की क्रिया में शीघ्रता भी की जा सकती है यदि उन्हें अतिरिक्त सहायक वस्तुएं प्रदान की जाए। हम वृक्ष की बाढ़ में भी सहायता करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? यदि इन वृक्षों को प्रकृति पर छोड़ दिया जाता तो भी वे विकसित हुए होते, पर हाँ, समय अवश्य अधिक लगता। हमारी सहायता से वे कम समय में ही अपनी बाढ़ की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इन लोग स्वयं भी निरंतर ऐसा ही करते जा रहे हैं और कृत्रिम उपायों द्वारा वस्तुओं के बढ़ाव या विकास में शीघ्रता कर रहे हैं। यदि यह ठीक है तो हम मानव के विकास में क्यों शीघ्रता नहीं कर सकते? मानव मात्र को एक साथ एक स्तर पर लेकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उपदेशक क्यों भेजे जाते हैं? इसीलिए कि उनकी सहायता से हम संपूर्ण मानव जाति के विकास में शीघ्रता कर सकें। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम व्यक्ति के विकास में शीघ्रता नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उत्तर यही होगा। क्या हम उस शीघ्रता की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं? नहीं, हम यह ठीक नहीं बता सकते कि मनुष्य अपने इस जीवन में कहां तक आगे बढ़ सकता है। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यह कह सकें कि अमुक मनुष्य इतना ही कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से उसके विकास की क्रिया में शीघ्रता कर सकती हैं। फिर पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया की गति के लिए क्या कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? अतएव इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही ना कि अपनी जाति या वर्ग के ढंग का पूर्ण मनुष्य जो लाखों वर्षों में विकसित होते होते बनता, आज ही बन सकता है। बड़े बड़े योगी यही कहते हैं कि बड़े बड़े अवतार या ईश्वर दूत ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो अपने इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विश्व इतिहास के सत्र युगों में और सब समय हमारे सामने आते रहे हैं। थोड़े ही दिन की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के विकास को अपने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया था। विकास की यह क्षिप्र गति भी नियमों से बंधी हुई है।
यदि हम इन नियमों का पता लगाएं और इनके रहस्यों को समझ लें तथा इनका प्रयोग भी अपनी आवश्यकताओं के लिए करें तो इसका परिणाम हमारा विकास होगा। हम अपने विकास अथवा प्रगति में शीघ्रता कर इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण उच्च अंश है और मन तथा मन की शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य यह पूर्णता ही है। धन या अन्य किसी द्रव्य से दूसरों की सहायता करना और उन्हें अपने दैनिक जीवन को निर्विघ्न ले चलने के लिए शिक्षा देना तो केवल ऊपरी वस्तु है। इस विज्ञान का उपयोग मनुष्य को पूर्ण बनाने की क्रिया में विशेष सहयोग देने का है, न कि इस बात में कि उसे छोड़ दिया जाए और वह अपने विकास की इस अंतिम मंजिल तक पहुंचने में युग बिता दे और उसकी अवस्था ठीक वैसी ही बन जाए जैसी भौतिक शक्तियों के हाथ में पड़े हुए साधारण खिलौने की होती है अथवा लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े की होती है जो महासागर में लहरों के बीच इधर से उधर उद्देश्यहीन भटकता फिरता है। यह विज्ञान आपको शक्ति संपन्न देखना चाहता है ताकि अपने विकास की क्रिया को पूर्ण करने का कार्य आप प्रकृति पर न छोड़कर अपने हाथ में ले लें और उसे इसी जीवन में प्राप्त कर लें। यह एक महान और महत्वपूर्ण विचार है। ज्ञान, शक्ति और आनंद की दृष्टि से मानव उन्नति करता जा रहा है। मानव जाति के रूप में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य, पर क्या यह व्यष्टि की दृष्टि से भी सत्य है? कुछ सीमा तक तो सत्य है ही, पर फिर प्रश्न उठता है कि इसकी निश्चित सीमा कहां पर है? मैं तो अपनी इन आंखों से केवल कुछ गज की ही दूरी की चीजें देख पाता हूं। आदमी है जो आंखें मूंदकर दूसरे कमरे में रखे हुए पदार्थों को भी देख सकता है। तुम कहो कि इस बात पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता तो शायद 3 सप्ताह में ही वह व्यक्ति तुम्हें भी ऐसा बना दे कि तुम भी वैसा ही करने लगो। यह विद्या तो किसी को भी सिखलाई जा सकती है। कुछ व्यक्ति तो 5 मिनट में ही ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वे दूसरे के मन की बातें जान जाएं। यह क्रिया तो प्रदर्शित भी की जा सकती है। यदि यह सब सच है तो व्यष्टि के ज्ञान अथवा विकास की सीमा कहाँ निश्चित की जाए? यदि कोई व्यक्ति इस कमरे के कोने में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जान सकता है तो क्यों नहीं वह दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात जान सकता है? यही नहीं, कहीं दूर किसी भी जगह बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात भी वह क्यों नहीं जान सकता? इसका उत्तर हम नकारात्मक रूप में नहीं दे सकते। हम में है इतना साहस भी नहीं कि हम कह दें कि यह संभव नहीं है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि यह कैसे संपन्न होता है। भौतिक विज्ञान के जानने वाले वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे कह दें कि यह सब संभव नहीं है। वे तो यही कह सकते हैं कि वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। विज्ञान जगत की घटनाओं पर विचार करता है, उन्हें एकत्रित करता है, कुछ साधारण नियम बनाता है और फिर अंतिम सिद्धांत को निकालकर सत्य को सामने रखता है। परंतु यदि हम घटित होने वाली घटना को ही न माने तो मला विज्ञान कार्य ही कैसे कर सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। भारतीय प्रकृति की यही विशेषता है कि यदि वह किसी बात की ओर आकर्षित होती है तो उसमें तल्लीन हो जाती है, खो जाती है और दूसरी बातों को भूल जाती है या उनकी ओर से उपेक्षा वृत्ति ग्रहण कर लेती है। आप जानते हैं कि कितने प्रकार के विज्ञान ने भारत में जन्म लिया है। गणित ने वहां जन्म लिया। संस्कृत अंकों के आधार पर आप आज भी 1, 2, 3 आदि अंकों से लेकर 0 तक गिनते हैं। बीजगणित भी वहीं प्रारंभ हुआ और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता भी भारतीयों को न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही मिल चुका था। आप भारतीयों के प्रकृति की इस विशेषता को जानते हैं। भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग आया था जब भारतीय ऋषियों ने मनुष्य और उसके मन के अध्ययन में अपने को खो दिया था। यह विद्या उनके लिए आकर्षक भी इसीलिए थी कि मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस मार्ग से चलकर बहुत आसानी से कर सकता था। मनुष्य का मन सब कुछ कर सकता है। इस विचार से भारतीय मस्तिष्क इतना प्रभावित हुआ कि मन की शक्तियों का अध्ययन उसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण विषय बन गया। इस अध्ययन को उसने अपना लक्ष्य बना लिया। जादू, मंत्र तंत्र तथा अन्यान्य सिद्धियां उनके लिए कोई असाधारण बात न थी।
यह भी इतनी सरलता से सिखलाया जाता था जितना कि उसके पूर्व भौतिक शास्त्र। इस प्रकार के विश्वास ने भारतीयों के मन पर इतना प्रभाव डाला कि उनके मन से भौतिक विज्ञानों के अध्ययन की इच्छा मर सी गई। केवल यही वस्तु उनकी दृष्टि के सामने रह गई। योगियों के भिन्न भिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश का अध्ययन और प्रयोग प्रारंभ किया और देखने लगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की रोशनी शरीर पर किस प्रकार परिवर्तन लाती है। उन्होंने कुछ विशेष रंग के वस्त्र पहन लिए, उसी रंगीन वातावरण में रहने लगे और वैसा ही रंगीन भोजन भी करने लगे। सभी प्रकार के प्रयोग इसी प्रकार प्रारंभ हुए। कुछ ने ध्वनि पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। कान बंद कर और फिर खोलकर उन्होंने अनुभव किया कि इसकी क्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ लोगों ने प्राणशक्ति पर प्रयोग करना शुरू किया। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग होने लगे। इन सबके पीछे मुख्य विचार यही था कि मूल स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, सूक्ष्म को कैसे जाना जाए और उस पर कैसे प्रभाव स्थापित किया जाए। कुछ साधकों ने तो इस दिशा में काफी चमत्कार दिखाया। कुछ लोग तो हवा में तैरने या इसके बीच से होकर आकाश में इधर से उधर जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने एक पाश्चात्य विद्वान से सुनी थी। उन्हें भी लंका के गवर्नर ने बताया था, जिन्होंने स्वयं इस चमत्कारपूर्ण क्रिया को देखा था। एक लड़की सामने लाई गई और उसे पतली पतली लकड़ियां आड़ी तिरछी कर बनाई गई एक तिपाई पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा दिया गया। जब वह ठीक ठीक बैठ गई तो जादूगर ने एक के बाद एक करके उस सिपाही की लकड़ियों का निकालना प्रारंभ किया और जब सारी लकड़ियां निकाल ली गई तो देखा गया कि लड़की हवा में तैर रही है। गवर्नर महोदय ने सोचा कि इसमें कुछ चालाकी है और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बड़े जोरों से लड़की के नीचे की खाली जगह में चला दी, पर वह स्थान सचमुच ही खाली था और लड़की हवा में ही बैठी हुई थी। अब आप सोचें कि यह क्या था। यह जादू नहीं था और न कोई असाधारण बात ही थी। यही तो विशेषता है। भारत का रहने वाला कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती। भारतीय के लिए यह वास्तविक है, सत्य है। अपने शत्रुओं से युद्ध करते समय आप जानते हैं, एक हिंदू प्रायः क्या सोचेगा। वह कहेगा कि क्या है, हमारा एक योगी कहीं से आ जाएगा और शत्रुओं की सारी सेना को मार भगाएगा। हिंदू जाति का यह चरम विश्वास है। हाथ या तलवार में क्या शक्ति है? शक्ति तो केवल आत्मा में है। यदि यह सत्य है तो विद्वानों के लिए काफी आकर्षण है कि वे इस दिशा में पूर्ण प्रयत्न करें। परंतु जैसा कि किसी भी विज्ञान के लिए किसी विशेष तथ्य की उपलब्धि अत्यंत कठिन होती है, वैसे हो इस विज्ञान के विषय में भी कठिनाइयां हैं, दूसरे विज्ञानों से भी अधिक कठिनाइयां हैं। फिर भी बहुत से लोग समझते हैं कि ये शक्तियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। अपनी भाग्य या स्थिति को बनाने में कितना समय लगाता है। आप सोचें कि इंजीनियरिंग के विद्युत विभाग के विज्ञान को समझने में कितने वर्ष लगाने होते हैं। फिर आपको ज्ञात होगा कि इस दिशा में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बचा हुआ संपूर्ण जीवन लगा देना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकांश विज्ञानों का विषय जड़ वस्तुएं ही हैं, जो एक स्थान पर जिस दशा में रखी जाए वहीं पड़ी रहती हैं। आप कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि वह हवा में नहीं उड़ती, परंतु यह विज्ञान मन से संबंधित है, जो सर्वदा इधर से उधर होता रहता है। जब आप इसका अध्ययन करना चाहेंगे, संभव है वह उस समय कहीं दूसरी जगह चला जाए और आपकी पकड़ में न आ सके। एक क्षण मन एक स्थिति में है, दूसरे ही क्षण उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है। यह सर्वदा बदलता रहता है। इस परिवर्तनशील मन का अध्ययन करना है, उसे समझना है, पकड़ में लाना है और उस पर अधिकार स्थापित करना है। आप खयन सोचें कि यह विज्ञान कितना अधिक कठिन है। इसके लिए विशेष कठिन साधना की आवश्यकता है। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उन्हें व्यावहारिक प्रयोग क्यों नहीं सिखाता, पर यह हंसी खेल नहीं है। यहां मंच पर खड़ा खड़ा मैं आपसे बातें करूं और आप घर जाकर उसका कोई लाभ न पाएं और न मुझे ही कोई लाभ हो।
फिर आप कहें ये सब बेकार बातें हैं, फजूल गप्प है। पर यह बेकार इसीलिए है कि आप इसे बेकार बनाना चाहते हैं। मैं इस विज्ञान के विषय में बहुत कम जानता हूं, पर जो कुछ भी जानता हूं उसके लिए मुझे जीवन के 30 पूरे वर्ष लगा देने पड़े हैं, और उसके बाद 6 वर्षों से मैं जो थोड़ा सा जान पाया हूं उसके विषय में लोगों को बताता चला आ रहा हूं। इसका ज्ञान प्राप्त करने में मुझे 30 वर्ष लगे, और वह भी विशेष परिश्रम और कठिन साधना के साथ। कभी कभी मैं 20 से 20 घंटे साधना करता था। कभी कभी रात में केवल 1 घंटा सोता था, और कभी तो वह भी नहीं। रात भर उसी में लगा रहता था। कभी कभी मैं ऐसी जगहों पर रहता था जहां मुश्किल से कोई ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी मुझे कंदराओं और गुफाओं में भी रहना होता था। इतनी साधना के बाद भी मैं इस विज्ञान का थोड़ा अंश जान सका हूं, कुछ भी नहीं जान सका हूं। यदि यह कहूं तो भी गलत नहीं है। मैं तो इस विज्ञान के बाह्य स्वरूप का केवल एक छोर भर छू सका हूं, पर मैं इतना समझ सकता हूं कि यह सत्य है, विशाल है और चमत्कारपूर्ण है। अब यदि आप में से कोई इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो उसे उस दृढ़ निश्चय के साथ इसे प्रारंभ करना चाहिए जिसे लेकर वह अपने जीवन के इतर व्यापारों में लगता है, अथवा यूं कहें कि उससे अधिक दृढ़ निश्चय के साथ इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी लगन को आवश्यकता होती है, कितना परिश्रम करना होता है। पिता, माता या बच्चा मर जाता है, फिर भी व्यापार बंद नहीं हो सकता। यही नहीं, यदि दिल बैठ रहा हो तो भी अपने व्यापार की जगह जाना पड़ता है, वह भी उस दशा में जब 1-1 घंटा काम करना भी जहर मालूम पड़ता है। यह है व्यापार। और हम कहते हैं ठीक है, यही उचित है। यह विज्ञान दूसरे व्यापारों से कहीं अधिक प्रयोगात्मक है। व्यापार में बहुत से लोग सफल हो सकते हैं, परंतु इसमें बहुत ही कम लोग, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः अध्येता की मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है। व्यापार में जैसे प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति, अरबपति नहीं बन पाता, पर प्रत्येक कुछ न कुछ कमा लेता है, वैसे ही इस विज्ञान की भी अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ साधना के बाद एक प्रकाश की झलका पा सकता है, जिससे उसे विश्वास हो जाए कि यह सत्य है, और अवश्य ही कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। इस विज्ञान की यह रूपरेखा है। यह विज्ञान अपने ही रूप में प्रकाशित है और अपना अलग अस्तित्व रखकर किसी भी दूसरे विज्ञान को तुलना के लिए ललकारता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे विज्ञानों की अपेक्षा अधिक मिथ्याभाषी हुए हैं, जादूगर हुए हैं और धोखा देने वाले हुए हैं। पर ऐसा क्यों? इसीलिए कि जो व्यापार अधिक लाभप्रद होता है, उसी में धोखा देने वाले या भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग अधिक हो जाते हैं। परंतु यह कोई कारण नहीं है कि वह व्यापार अच्छा नहीं बन सकता। एक चीज और, मेरे दिए गए सारे तर्क बौद्धिक व्यायाम के साधन बन सकते हैं, अथवा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन बौद्धिक संतुष्टि भी दे सकता है। पर यदि आप में से कोई सचमुच इस विज्ञान को जानना चाहता है, तो उसे इस बौद्धिक व्यायाम या संतुष्टि से ऊपर उठना होगा। केवल व्याख्यान का सुनना उसके लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि व्याख्यान में सिखाई जाने वाली वस्तु यह नहीं है। यह तो जीवन है, और जीवन ही जीवन को ले या दे सकता है। आप में से यदि ऐसा कोई हो जो सचमुच सीखना चाहता हो, तो उसकी सहायता करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।